घर में 4 हीटर लगाते हैं, हम अपना सिस्टम 4 बल्ब के हिसाब से तैयार करते हैं, लेकिन लगते 4 हीटर हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका इलाज मीटर में ही है। जितना ज़्यादा हम मीटरिंग करेंगे उतना कम बिजली की कटौती होगी, उतना ज़्यादा हम बिजली फराहम कर सकेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को ऐसे जगह पहुँचाएँ जहाँ 100% मीटर हो और 24 घंटे में बिजली फराहम करूँ। इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक था, मतलब ये कहूँ कि हस्पतालों में हालात काफ़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन मरीज़ों की तरफ से शिकायत ये भी रही कि दिन को तो ठीक रहता है, रात को कोई होता नहीं। अब जिस तरह मैंने अचानक दौरा दिन को किया, अब एक दिन अचानक रात को पहुंच। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज राब्ता ऑफिस में मुख्तलिफ शोबों के ताल्लुक रखने वाले लोगों के नुमाइंदों से मुलाकात की, उनकी शिकायतों को सुना। मुलाकात करने वालों में JK कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, कश्मीर शॉल मेकर्स वेलफेयर फाउंडेशन और हार्ट मिक्स प्लांट ऑनर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, ट्रेडर्स, आरजी मुलाजमीन, फिजियोथेरेपिस्ट और सौभाग्य कॉन्ट्रैक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आला ने सभी मसाइल पर संजीदगी से गौर करने और तरजीह बुनियाद पर उसे हल करने का वादा किया। तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से ज़ाहिरी तौर पे लग रहा है कि सरकार अपना काम कर रही है और वो चीज़ें ऑन ग्राउंड दिख भी रही है, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर को जीते हैं, ओढ़ते हैं, पहनते हैं और उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी तरक्की के लिए लगा चुके हैं, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर में आज भी सियासतदान अपनी लग्जूरियस लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय। बहुत सारी गहराइयाँ हैं जिसे छानना, पटकना और उस चीज़ के बारे में सभी को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि आज के इस डिबेट में हमारे खास मेहमान एडवोकेट आदित्य गुप्ता PDP से जुड़े हुए हैं, GM शाहीन साहब हैं, JDU प्रेसिडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरशद भट्ट साहब हैं, सीनियर लीडर हैं BJP के, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का हमारे साथ शामिल होने के लिए। चूंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि उसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। GM शाहीन साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्यों लगता है ऐसा कि जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं इख्तिदार में अभी, वो लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं और आवाम को इसी तरीके से परेशानी में जैसे पहले धकेला था अभी भी वैसे ही छोड़ रखा है? आमिर, सुनिए मेरी बात। आपने सुना होगा एक जमाने में हैदराबाद में जी एक बड़ी मैसेज चली थी कि बाबू आप हमें रोड दो, हम आपको वोट देंगे। जी कश्मीर में आमिर 15 साल के बाद इलेक्शंस हुए और एक बड़े धोखे से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सिंपैथी का वोट हासिल करके लोगों को उन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने, इन्होंने इनकी सिंपैथी गेन करके लोगों को एक वन सॉर्ट ऑफ है। वो एक आदमी कहता है कि जैसे इंजीनियर रशीद के टाइम पे कि बेचारा जेल में है, बेचारा लुट गया, बेचारा मर गया, तो लोगों ने कहा कि चलो दफा करो, जाने दो। तो दिस वाज ए वन सॉर्ट ऑफ जो एक कश्मीर का एक एटमॉस्फेयर बना और एक सिंपैथी के तौर पे लोगों ने इनको वोट दिया। राइट, देखिए मेरा एक मानना है आमिर, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो स्टेट है, जो पहले स्टेट थी, एक जमाने में बिफोर 1980s दिस वाज वन ऑफ द रिचेस्ट फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री आफ्टर महाराष्ट्र। एग्जैक्टली। अब क्योंकि 30-35 साल का जो एक उग्रवाद जो जम्मू कश्मीर में रहा और इंसर्जेंसी की वजह से, कि आप जानते हैं आमिर कि हमारे जितने भी बिजनेस यूनिट्स थे, जो हमारे पास रेवेन्यू था, सब खत्म हो गया, टूरिज्म कम हो गया, बहुत सारे बला जो गिनने में टाइम लग जाएगा। बट हम क्या मानते हैं कि आप जैसे देखते हैं दिल्ली के अंदर या केजरीवाल या जो भी भाजपा सरकार जहां भी हर एक स्टेट में, तो आज एक जमाना चल रहा है। आज के दौर में आपको मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स कैसे मिलेंगे जो अपनी तनख्वाह तक चैरिटी करते हैं। मैं आपको अपने देश के अंदर आपको 100 ऐसे मिसालें दे सकता हूं, आपको मैं उन लीडरों का नाम गिन सकता हूं जो लीडर देश में हुकूमत कर रहे हैं और वो तनख्वाह तक अपनी जो है नहीं लेते और वो चैरिटी करते NGOs में बाकी से। क्या होता है कि
कि अवाम की को भी एक उम्मीद लगी होती है देश के वजीर आला जो स्टेट का जो भी होगा। लेकिन बदनसीबी यहां पर क्या है, जब तक कि इस देश को इस वक्त कौन चला रहा है, जिसको आप कह रहे कि चाय वाला देश को चला रहा जी, मींस कि जिसने गुजरात को नंबर 1 मॉडल पे लाया और उसके बाद देश के लोगों ने भरोसा किया और आज वो आदमी देश का प्रधानमंत्री। नहीं, सवाल ये है शाहीन साहब, आमिर मैं आपकी पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। ये तब पॉसिबल हुआ जब देश के लोगों ने उस पर भरोसा किया, जब देश ने माना कि ये हमारा लीडर ईमानदार है, दयानतदार है, हमारा जो पैसा है वो हमारे ऊपर यूटिलाइज होगा। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां का मसला, जब 90 से लेकर आज तक जो ये 30-35 सालों का अरसा रहा, इस सरकार ने 90s 80s में भी एक बड़ा धोखा दिया अवाम को। उसके बाद 95 में ये कहा कि हम महाजरा शुमारी लाएंगे, 97 में ये कहा कि आपको 53 पोजीशन दे देंगे, फिर 2000 में कहा हम तो प्रेसिडेंट यहाँ का वजीर आजम भी बनाएंगे, प्रधानमंत्री। तो एक लालच जो ये दिखाते रहे और अल्टीमेटली हमने क्या देखा, जस्ट अपने जो इनके मैनिफेस्टो था जिसमें पावर फ्री, गैस फ्री, एम्प्लॉयमेंट, वो सब चीजें छोड़ के इस आदमी ने अपने ऐशो आराम का सामान खरीदने की शुरुआत कर दी। आप जानते हो कि आपके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास फाइनेंस नहीं है। मुझे आमिर ये आदमी या कोई भी अगर इनका रिप्रेजेंटेटिव आपके पैनल में बैठा हुआ हो, मैं जानना चाहता हूं आमिर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये पैसा आप कहां से ला रहे हो? दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। क्या आप जानते हो कि यहाँ पर लोग जो है 100 200 रुपए के लिए तरस रहे हैं कि कोई हमें बिजली फीस दो। वुड यू बिलीव मी आमिर कि मैं रोता हूं अपने ऑफिस में जब औरतें आती है, उनके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, लोग जेलों में भरे हुए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे यह समझूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जीएम शाहीन को द डार्क नाइट ऑफ कश्मीर नजर आता है, शार्प डे ऑफ कश्मीर नजर नहीं आता। जो चीजें उमर अब्दुल्ला बेहतरी के लिए कर रहे हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं है? आमिर, प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी, ये खानदान जो है, इन्होंने हमेशा आलीशान जिंदगी गुजारी है। इसका जो मातामाल है वो लंदन में है। ये हमारी बदनसीबी है कि ऐसे आदमी को जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनाया गया। ऐसे लोग देश का भला कर सकते हैं क्या? किसी रियासत का भला कर सकते? लोगों से गलती हुई, आज लोग पछता रहे। अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लोग पछताने लग गए। ठीक है, एडवोकेट आदित्य साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सवाल यह है कि जिस तरीके की आवाज उठ रही है उसमें कहीं ना कहीं आप भी शामिल होते हैं, लेकिन जब सरकार पे आवाज उठानी हो तो आप भी उनमें शामिल हो जाते हैं, हालांकि आपका भी रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। एडवोकेट आदित्य, हाँ, विद रिगार्ड टू क्या चीज पूछ रहे हैं कि क्या किस बात में रिकॉर्ड हमारा कोशिश करूंगा। सरकार को अपने असेंबली में घेरा, असेंबली के बाद लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी अब अपनी छोटी मोटी चीजों में भी सरकार को घेरने की कोशिश की। मैं आपसे ये समझूंगा कि आखिर सरकार में बुराइयां ही क्यों दिख रही है आपको? 2.5 महीने हुए और बहुत सारे अच्छे काम भी तो हुए, उसे आपने नहीं गिना। ऑपोजिशन का जो काम होता है वो ये है कि जब आपके मंशूर में जो जो चीजें हैं जिसके बेस पर आप इलेक्शन जीत कर आए हैं, एटलीस्ट उसको आप इम्प्लीमेंट करें। आप असेंबली की बात की है, असेंबली में जब बात हुई थी तो अगर रेजोल्यूशन की बात थी तो आप कंडेम करते सबसे पहले कंडेम करते 5 अगस्त 2019 के एक्शन को। वो ना सिर्फ आर्टिकल 370 या 35A तक होता, उसमें ये भी होता है जो सरकार जो रियासत को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, उसमें वो भी था कि यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। उसमें ये भी आना था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो जेलों में बैठे हैं, जो हमारे यहाँ के राइट्स चाहे वो प्रेस के हों या बार एसोसिएशन के हों, वो कैसे कर्टेल हुए, उस चीज को कंडेम करना था। चाहे रिजर्वेशन के ऊपर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मशहूर बनाया था, उसमें लिखा था उन्होंने कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को रीलुक करेंगे। जो कमेटी और यही वजह है कि आपने गलत तरीके से आवाज उठाई, जिसकी वजह से आपको बिजनेस रूल्स की कमेटी में शामिल नहीं किया गया। गलत तरीके से रूल, वो देखो वो तो देखो, अब ये जो स्पीकर है ना, स्पीकर को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अब आप पार्टी के ऊपर हो गए। हमारे यहाँ पे लोगों की याददाश्त अगर छोटी मानी जाती, मेरे को लगता है लीडरान की भी है।
राठौर साहब बड़े पुराने लीडर हैं, उनको अगर क्यों लेनी थी, उनको ओम बिरला या जयदीप धनखड़ से नहीं लेनी चाहिए थी, उनको सोमनाथ चैटर्जी से लेनी चाहिए थी, उनको पुराने मीरा कुमार से लेनी चाहिए थी, या पुराने जितने हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे लेनी चाहिए थी स्पीकर, जो इंडिपेंडेंटली अक्रॉस पार्टी लाइन्स लोगों को इंक्लूड किया। और अगर बिजनेस रूल्स में उन्होंने नहीं इनकॉर्पोरेट किया तो उसकी वजह वो राठौर साहब खुद ही बता सकते हैं कि क्यों उनको लगता है कि पीडीपी उसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले हुए लोग जो इंडिपेंडेंटली जीत कर आए हैं उन लोगों को ही बनाना था। दैट इज इट हिज ओन कॉल। सरप्राइजिंगली उन्होंने बीजेपी के जरूर रखे, वो दैट्स अ न्यू कोजी फ्रेंडशिप दैट दे आर डेवलपिंग। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर जो आप जिस बात पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर 3 करोड़ की आपने गाड़ी, सिर्फ सीएम सेक्रेटरीट के लिए 8 गाड़ियां फॉर्च्यूनर नहीं है, वो 3 करोड़ रुपया अवॉइड कर सकते थे। मैं एमएलएज वाले पॉइंट पे इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि 90 एमएलएज हैं, सबको गाड़ी तो देनी पड़ेगी आपको, वो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, वो ऑलरेडी सेटल्ड है, उसमें कोई भी सरकार या कुछ नहीं। और वैसे भी उसमें सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसलिए उन गाड़ियों पे नहीं, बट एटलीस्ट 8 गाड़ियों की जगह आप 8 गाड़ियों में तो उमर साहब बैठेंगे नहीं ना। नहीं तो जितनी भी गाड़ियां हैं अलग अलग जगह पे डिप्लॉय की जाएगी तो उसमें फायदा तो आपका भी होगा ना, जब आप दिल्ली आएगा उसमें आराम मिलेगा आपको भी। आप अगर आपको अपने फायदे के लिए करना होता तो सियासत है ना, व्यापार तो है नहीं। ठीक है, बात आपको समझनी पड़ेगी जब आपकी सरकार सिर्फ रियासत के पास पैसा नहीं है, आप कैश डिफंक्ट हो, आपके खजाने खाली हैं, तो एवरी पेनी मैटर्स। मैं तो महाजन हूँ, तो इसलिए हमें लगता है कि हर पेनी जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, यानी कि आप कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे सरकार, फिलहाल फजूल खर्ची पे ना दे। ठीक है अरशद साहब, आपने तो कहा था कि अगर छोटी सी भी चीज होगी सरकार फजूल खर्ची करेगी या पैसे का गलत इस्तेमाल करेगी, बीजेपी वहां पे मौजूद होगी और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा सरकार को, लेकिन आप अभी इस वक्त कोई आवाज नहीं उठा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए कोई इस डिसीजन के खिलाफ तो नहीं है कि गाड़ियां, लेकिन जिस सिचुएशन में हमारी अभी स्टेट है, हमारी यूटी अभी है, जो यहाँ पे सिचुएशन है, जिस तरह से लोगों को वोट लिया गया और जो रीजनल पॉलिटिक्स को जिस तरह से एक इमोशनल सेंटिमेंट के बेस पे वोट लिया, जिस तरह से भी जो करंट सिचुएशन ग्राउंड पे है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, या स्टेट एक्चुअल पे जो ऑलरेडी एक प्रेशर बर्डन ऑलरेडी है, और इस नवियत में आप जिस चीज के लिए जो लोगों ने आप पे भरोसा किया है, इसमें कोई नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि अगर उमर साहब लोगों के लिए कुछ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के तय या कोई और जो मैनिफेस्टो में लोगों के हित में है, हम उस चीज के साथ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखिए किसी भी चीज पे जहाँ कुछ करने की बात आती है तो वहाँ बिजनेस रूल का डिस्कशन होता है या किसी और चीज का डिस्कशन बहाना बना के उस चीज को अवॉइड किया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि यहाँ पे जो स्टेट एक्चुअल पे इतना बड़ा बर्डन, अगर स्टेट की जो हालत देख के किया जाए, ये कंप्लीटली नाइंसाफी है, लोगों का पैसा है। सीएम तो पैदल नहीं चल रहे थे, सीएम के पास ऑलरेडी सारी चीजें डिस्पोजल पे है, और बिना किसी मतलब जो सिचुएशन को मतलब के अगेंस्ट जो ये डिसीजन लिया, इससे पता चल जाता है कि इनकी सोच क्या है, ये करना क्या चाहिए। लग्जूरियस जो स्टाइल ऑफ लिविंग जो उस चीज पे मतलब कोई मतलब उनकी एक मानसिकता जो कहेंगे एक थिंकिंग जो है उसी तरह से चलना चाहते हैं। लेकिन जो लोगों के तय जो एक मैंडेट है हर जगह से जो सारी बात बताइए अरशद साहब, जब भी आपके अपने मफाद होते हैं, आपके काम होते हैं, वहां पे तो आप जाहिर है कि हुकूमत को, सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन जहां पे आपको अपना भी फायदा ना हो, मतलब आपका अपना फायदा हो, वहां पे आप खामोश हो जाते हैं। और ये भी बड़े तबकों में जो सियासत की बुनियाद से भी वाकिफ है, उनका कहना है कि बीजेपी और एनसी में ज्यादा फर्क नहीं है, अंदरूनी तौर पे एक ही है। नहीं, वो ऑलरेडी जो लोग बैठे हैं डिफरेंट पार्टीज के, हर एक, और ग्राउंड पे लोगों को उनको भी एक मौका दीजिए कि वो हर एक चीज को जज कर, ऐसा नहीं है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप पॉलिटिक्स को करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिस मुद्दे को उठाने की जरूरत नहीं उसको उठाएं, और लोगों के जिस तरह से वोट भी लिए, हम नहीं चाहते हैं कि लोगों को उसी तरह ड्रिवन करें। लेकिन जिस तरह से लोगों ने एक भरोसा किया इस सरकार पे, हर एक पार्टी को छोड़ के एक मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, हर एक इस चीज को देख रहा, महसूस करा, और लोगों के मैंडेट को हर एक रेस्पेक्ट करना है। लेकिन आप हमें ये बताइए, तीन एमएलए हैं पीडीपी के पास, वो आवाज उठा रही है, जीएम शाहीन साहब अपने बलबूते पे आवाज उठा रहे हैं, और जो भी एक चाहे छोटी हो बड़ी हो, अगर अवाम के खिलाफ है तो आवाज है, तब आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, आपके पास तो बहुत ज्यादा है। नहीं, आवाज कौन नहीं उठा रहा, कौन चुप बैठे हैं, कोई मतलब कौन इसके हक में है कि जो इसने डिसीजन ले लिया। चलिए मैं मिसाल दूंगा आपको मैं मिसाल के जरिए पूछूंगा। जीएम शाहीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। आपने कई मरतबा मैंने आपका सुना, आप कहते हैं कि पीडीपी और एनसी जो है इसके लोग हफ्ता वसूली का काम करते रहे हैं, ये लोगों का क्या भला करेंगे?
देखिए आमिर आमिर आई विल लेट यू नो। मैं आपको कुछ साल पहले ले जाता हूं कि 2019 एब्रोगेशन के बाद मुझे किसी से जाती मेरी कोई दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। सिंपल मेरा क्वेश्चन है कि 2019 एब्रोगेशन के बाद उससे पहले जब होम डिपार्टमेंट इनके पास था, आप ये नहीं मानते कि अगर आज उमर अब्दुल्ला के पास होम डिपार्टमेंट होता तो सभी अपोजिशन जेलों में बंद होते? क्या आप ये नहीं मानते कि कश्मीर के अंदर, मैं सबूत देता हूं आपको जी, एक मेरे पास 100-200 प्रूफ सबूत है। एक जमाने में 2019 से पहले की मैं बात करता हूं, कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता एक हफ्ता चला करता था और एसडीपीओ एसएचओ की ट्रांसफर करना, इनको ज्वाइन करवाना इन लोगों का काम रहता था। एक बाज़ाब्ता हफ्ता चलता था। 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। क्या आप जानते हैं कि यहां पर कितने सारे बेगुनाह लोगों का पीएसए लगा दिया गया इस सरकार की तरफ से? बेगुनाह लोगों को पीएसए लगा दिया गया। क्या ये सरकार तो फिल्मतों को भूल गई? क्या ये सरकार जो है, जो बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए कश्मीर के अंदर? देखो मेरी बात सुनिए, मैं 2019 से इस चीज को देख रहा हूं। कम से कम देखिए, हम जो खून खराबा यहां पर हुआ, हम तो भूल सकते भैया। जो हमने यहां पर आंधी देखी, जो हमने मुसीबत देखी, जो हमने मारदार देखी, जीएम शाहीन कभी नहीं भूल सकते। जीएम शाहीन कभी नहीं भूल सकते, लेकिन फिलहाल जो कुछ बेहतर हो रहा है, हालात बदल रहे हैं, और जो खराब चीजें थी, यानी कि एनसी वाले सीधा कहते हैं कि जो रायता फैलाया था 10 साल से, उसे साफ करने की कोशिश है, और उसे साफ करने के बाद बेहतर किया जाएगा लोगों के लिए। आमिर, आई विल लव टू हियर, आई विल सलूट यू। शो मी ए सिंगल चीज जो आपने आवाम के लिए, अभी 2-3 महीने 100 दिन आपके पूरे हो गए। आमिर, आई विल सलूट यू। शो मी ए सिंगल चीज जो ने आवाम की बेहतरी। आप प्लीज एनसी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाइए कभी प्रोग्राम में। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे और वो जवाब देंगे इस चीज का। देखिए आमिर, ये जो ख्याली पुलाव जो ये लोग देख रहे हैं, तो ये लोग ना देखें। जीएम शाहीन सर, मैं सिंपल कर देता हूं इस चीज को, ताकि लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से आए। आप इतने तजुर्बेकार लीडर हैं, मैं आपके कारनामों से बखूबी तो वाकिफ नहीं हो सकता, लेकिन मोटी मोटी चीजें मुझे पता है, मैं उस पर भी आऊंगा। सवाल यह है कि अभी जो आपके हाथ में पावर है, मैं आपकी पर्सनल बात कर रहा हूं। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और आप भी ये चीज कहते आए, एक्सेप्ट किया आपने। मैं आपसे पूछूंगा कि आप सीधा बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार आपकी, इससे पहले भी कई मुद्दों पे बात हुई है, एलजी इंतजामिया से लगातार आपकी बात होती रही, कई सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं, और नीतीश कुमार के जरिए इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने हल करवाई है। मैं आपसे कहता हूं और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि स्टेटहुड का मुद्दा क्यों नहीं हल करवा देते आप? आमिर सुनिए मेरी बात। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन 840 लोग ऐसे हैं जिनके केसेस हमने रिवोक करवाए। मैं उनका लिस्ट आपको दे सकता हूं जी। और उसके बाद सुनिए मेरी बात सुनिए, और बहुत सारी चीजें, काम यहां खत्म नहीं हो रहा है, काम यहां शुरू हो रहा है। हमने बहुत आगे जाना है। हमने उस मुकाम को पीछे छोड़ देना है जिस मुकाम ने बड़ी मुसीबतें, बड़ी तकलीफें देखी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और देखिए आमिर, जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक उनके तरफ से फुल सपोर्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने जैसे पहले कहा, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नफरत इनके झूठ से है। मैं ये भी जानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला वाज फॉरेस्ट मिनिस्टर इसके सरकार में, वाजपेयी जी के सरकार, ये किसको आज खबर, ये अपनी जो ये चालाकियां हैं किसको बता सकते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं? क्या 15 सालों से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली के चक्कर नहीं खा रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सॉरी बीजेपी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। क्या 15 सालों से ये बाप बेटे वहां चक्कर नहीं लगा रहे? लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि अवाम से बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी सजा हमें मिल रही है और सजा हमें उठानी पड़ेगी।
सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कई मर्तबा हमारे शो पे आए, बड़े बड़े लीडरान, उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू वॉकआउट नहीं करती पार्लियामेंट से, और इस तरह के और भी जितने भी लीडरान थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अगर वो पार्लियामेंट से वॉकआउट नहीं करते तो 370 से जाता नहीं हमारे हाथ से। तो अगर उसके लिए आप जिम्मेदार रहे हैं तो आज उन मसाइल से दो चार होने पर भी आंसू बहा लीजिए आप। आमिर, मैं उस वक्त पैनल में नहीं था जी। ये हमारी किस्मत खराब है कि आपने हमें उस वक्त बुलाया नहीं जी। आपने आज बुलाया, मेरी सर्जरी है, तो तब भी मैं आपके प्रोग्राम में लाइव आया। आप अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हो जी। हमारा देना देना, ये हमारी मोहब्बत है जम्मू कश्मीर के लोगों की। मैं जानता हूं कि यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर में लोगों की क्या हालत जी, बिल्कुल खुशकिस्मती है सर हमारी। बिजनेस के मामलात हमारे पास बहुत खराब है। मैं जानता हूं कि इस कश्मीर को किसने लूटा, हमारी नजर कहां से लगी, हमारे पड़ोसी देशों ने भी हमें डस लिया, लेकिन मैं कम से कम ये जरूर नहीं चाहूंगा कि यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर को डसे, कि जो पीछे हमारे साथ हुआ वो आगे ना हो। मैं मानता हूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद बड़े विजनर लीडर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया अपने टेन्योर पे, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि इन बाप बेटों के हाथ में फिर से यह सरकार लगी। और खुदा का शुक्र करिए कि इनके पास पूरा स्टेटहुड नहीं है, इनके पास पूरा स्टेटहुड होता तो आज पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने बाद, यहाँ करप्शन, यहाँ के घोटाले, यहाँ के मामलात आप देख सकते हैं। ईडी और सीबीआई के सबसे ज्यादा रेट कहां पड़े, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों के पास पड़े। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अभी भी केस चल रहा है, बिलगेट स्कैम इनके ऊपर चल रहा है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, कैसे उन्हें लोगों के सामने भीख मांगा, कैसे उन्हें लोगों को सामने वोट मांगा। कोई एहसास नाम की कोई चीज है? ये लोग अपने ऐशो आराम पे रो रहे हैं, इनके होटल चल रहे हैं, 5 स्टार होटल इनके गुलमर्ग में चल रहे हैं। इनने लोगों को बेवकूफ बनाया, इनका पहलगाम में होटल चल रहा है 5 स्टार। दे आर बिजनेसमैन, प्योर बिजनेसमैन, ये आवाम के दोस्त कभी नहीं हो सकते। बड़ी बात है। एडवोकेट आदित्य, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ कि अभी फिलहाल हुकूमत के पास जो भी तरजीहात है, आपने मैनिफेस्टो में जो शामिल किया था वो चीज हमने पढ़ी है, वो सारे मसाइल आपको लगे, यही वजह है कि आपने उसमें शामिल किया मैनिफेस्टो में। मैं आपसे समझूंगा कि इतने सारे मसाइल थे और हुकूमत के पास पुराने बही खाते को बंद करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो क्यों ना आप अपने एमएलएज और पूरी पार्टी के साथ हुकूमत का साथ देते? कोई काम करेगा तो साथ देंगे ना। वो तो कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड आएगा नहीं तब तक हम काम ही नहीं कर सकते। देखो, आपने कभी इलेक्शन से पहले सुना उमर साहब को बोलते हुए कि चाहे स्टेटहुड, जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा? उन्होंने कहा था बैठने तो मुझे कुर्सी पे, मैं सब कुछ करके दूंगा। देखो, गुड कॉप बैड कॉप वो एक स्ट्रैटेजी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो वो करते रहे, उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपस में घर पे बैठ के। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ उसी तरीके से एडवोकेट आदित्य जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ माफी के साथ। 2 मरतबा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया अपनी कैबिनेट के जरिए। अवाम के मसाइल के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं जिसे हल किया जा सकता था, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पूरे होंगे। अब आपको और क्या चाहिए इतने कम टाइम पे? सर, आप मुझे बताओ ना कि जल्दी हो जाएंगे, क्या होगा? व्हाट इज द टाइमलाइन? आप खुद आप लगाए रिजर्वेशन की, सपोज चलो बात करते हैं, ठीक है, वो एक कंक्रीट इन्होंने लिया ना कदम। उसकी जो कमेटी बनाई, कमेटी को पहले टाइमलाइन नहीं दी। कमेटी के मेंबर सकीना ईटू जो है कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, दोनों ने कहा कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते। उनके अपने मेंबर पार्लियामेंट दरवाजे पे उनके बैठते हैं, फिर जाकर वो कहते हैं कि 6 महीने के अंदर कुछ करूंगा। अगर आपको हर चीज के लिए पुश ही करना है तो वो पुश हमें ही देना है ना, तो हम दे रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं हम उनका हाथ तो नहीं रोक रहे कि नहीं साहब आप कोई काम नहीं कर सकते। वो काम कर क्या रहे हैं आप मुझे बता दो। अगर चलो कश्मीर की बात रही, बिजली का क्राइसिस है इतना बड़ा, वो अब कहते हैं कि बिजली क्या तब होगा जब 100% मीटरिंग होगी। तो जब 200 यूनिट आपने प्रॉमिस करने तब आपको पता नहीं था कि 100% मीटरिंग नहीं है क्या? तब आपको ये नहीं पता था कि जब बिजली जो आप कहते हैं कि लोगों ने 4 बल्ब का कनेक्शन लिया और 4 हीटर चला रहे हैं, तो उसके लिए उसका 100 मीटरिंग से तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बिजली पीछे से आपके पास आएगी वो तो कम ही आएगी। 3.70 अभी फिलहाल जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कितने घर होंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन है वो करीब 23 लाख के आसपास कनेक्शन है ऑफिशियली। उसमें स्मार्ट मीटर भी है, सभी भी है। आपकी हुकूमत थी उस टाइम पे, आपने उसके अंदर बनाया कि लोकेलिटी में जैसे मैं रहता पहुंचे। मैं आपको एक बड़ी मजा, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पे खाली प्लॉट्स में लोगों ने, जो लोग लेबर तबका आया हुआ है बाहर की स्टेट से, उनको जगह दी है रहने की,
और हर उस झुग्गी को एक अलग से मीटर का कनेक्शन है। उससे तो नहीं होगा ना, until unless the assessment is made। हर प्लॉट के लिए आपको एक पर्टिकुलर असेसमेंट करना पड़ेगा कि इतना मिनिमम लोड होगा ही होगा, फिर आप उस हिसाब से बिजली लोगे ना। और ये सब कुछ आपको पहले ही पता था। अब ऐसा तो है नहीं कि उमर साहब ने ये किताब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने के बाद ही खोली है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के बारे में बात करें, 2012 से स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कह रही है 55% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है विच हैज टू बी रिड्यूस्ड, जो आज आयरॉनिकली 60% पे है। वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस तो ठीक हो नहीं रहे। तो जब ये सब कुछ चीजें जो आपका भी इनका भी प्लान वही है कि विकसित भारत 2047 में बनेगा, जैसे जम्मू कश्मीर भी ठीक होगा 2047 के बाद ही। तो आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे किस लिए बैठे हैं? देखो आप हमेशा ये उठ के नहीं कैसे अपनी नाकाबिलियत को किसी न किसी नए रीजन से आप कवर नहीं कर सकते। आप मुझे एक इंटरव्यू बता दे, एक जगह बता दे जहां उमर साहब ने ये बात किया हो कि नहीं जी स्टेटहुड नहीं है इसलिए मैं काफी काम नहीं कर पाऊंगा, बट सिर्फ मैं वो काम लिख रहा हूं जो मैं स्टेटहुड के विदा भी कर सकता हूं। नहीं ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जब फेंकनी नहीं थी ना, जब लपेट ही नहीं सकते हो तो उतनी फेंकनी भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें पॉइंट है पीडीपी का। मैं आपसे ये समझूंगा कि ये सारी चीजों के बावजूद उन्होंने असेंबली की जो मुद्दत कार रही बहुत कम टाइम, उसके अंदर भी रेजोल्यूशन पास किया। ये रिजर्वेशन के मुद्दे पे रेजोल्यूशन उनकी मजबूरी थी। नो रेजोल्यूशन उनकी मजबूरी थी। वहीदुर रहमान परा ने जिस टाइम पे रेजोल्यूशन मूव किया तो बड़ी बेगैरती से और बदतमीजी से चीफ मिनिस्टर साहब ने उठ के बोला कि ये एजी ऑप्टिक्स है। अगले दिन वही ऑप्टिक्स खुद उठाकर ले आए और ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आए जिसका सिर ना पांव है। आप 5 अगस्त 2019 के एक्शन को कंडेम नहीं कर सके, कितना ही जोर है आपने। बिल्कुल एडवोकेट आदित्य, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए जो अक्सर एनसी वाले आपसे पूछते हैं और अभी तक इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला है। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की अगर ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी मुश्किलात है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खराब है, मैं आपसे पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन है? एनसी वाले कहते हैं कि आपने इस हालत में पहुंचाया जम्मू कश्मीर के अवाम को। वो कहते हैं कि ये इसलिए हालात है क्योंकि हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, यही कहते हैं ना। बिल्कुल। तो आप उनको पूछो कि आप उनको वापस पूछो कि साहब ऐसा कैसे अलायंस की वजह से कैसे हुआ? क्या एक्टिविटी नहीं हुई क्या 2014 से लेकर 2018 के बीच में? क्या ग्रोथ नहीं हुई? क्या स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे? आप मुझे बताओ जो आप रेल लिंक्स या जिन भी लिंक्स के ऊपर आप आज बात कर रही हैं, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म कह रहे हैं, वो कहां पर कैसे हुई थी? वो तो इन्हीं गवर्नमेंट्स के टाइम पे हुई थी। दिक्कत ये हुई है कि जब इसे 5 साल के अंदर एक यूनियन जम्मू कश्मीर को चलाया इस तरीके से गया जैसे एक किस्म से आपने खुला छोड़ दिया है चीनों के आगे। बाहर से लोग आते गए, वो डाका मारते गए, आपके अपने लोगों के साथ नाइंसाफी होती रही। आपने वोट मांगा कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हम आपकी रिप्रेजेंटेशन ऊपर करेंगे। जब वो रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो उस टाइम पे आपको ध्यान आ रहा है कि मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ। जब आपको नौकरियां वापस देनी है तो रिजर्वेशन पॉलिसी का इतना बड़ा तमाशा है। आप एज ए गवर्नमेंट क्या आप खुद नहीं इसको रैशनलाइज कर सकते? आपने जब अपने मंशूर में लिखा कि हम रैशनलाइज करेंगे तो इसका मतलब आप एग्री करते हो कि ये सही तरीके से नहीं बनी हुई रिजर्वेशन पॉलिसी, आप उसको रिवाइज करो। आप 10 दिन में बैठो एक साथ, सारे मंत्री से डालो एक साथ, गेट पैनल जॉइंट असेंबली से पैनल मेड, उन सबसे डिस्कशन करो और उस पैनल के बेस पे रिकमेंडेशंस करो ठीक करके। चलिए इन सब सवालों का जवाब एनसी से भी ले लेंगे। बहुत शुक्रिया एडवोकेट आदित्य हमारे साथ कीमती वक्त साझा करने के लिए, और जो सवाल आपने रेज किए हैं उसका अभी जवाब लेंगे। इससे पहले कि मैं जनाब अरशद साहब की तरफ आऊं, मैं जेम शैन साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू आपके सुने हैं, देखे हैं, और अंदरूनी तौर पे जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई के लिए जो कदम आपने उठाए हैं उससे भी करीब जर्नलिज्म के एक स्टूडेंट होने के नाते हम सभी उससे वाकिफ हैं। मैं आपसे समझूंगा कि आखिर आपको क्यों लगता है कि दादर हवेली से ज्यादा बदतर है जम्मू कश्मीर की हालत? आमिर देखिए, जिस टाइम पे बिकॉज 2019 एब्रोगेशन हुआ और मैं उसको भी समझता हूं, और हमारे बड़ी नजदीकी जो हमारे ताल्लुकात उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रही। लेकिन जब हम लोगों ने उस वक्त, आपको याद होगा कि हमने अपने मेंबर्स पार्लियामेंट्स एंड सभी राज्यसभा मेंबर्स के साथ हमने वॉकआउट किया था। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें जरूरी थी, मैं इस चीज को मानता हूं, कुछ चीजें गलत भी हुई। जहां अच्छी चीजें ये है कि आज नाइट फ्लाइट्स यहां आ रही है। अभी 20 जनवरी को जो है, 25 जनवरी को आपकी वंदे भारत ट्रेन आ रही है दिल्ली से। वहां पर कुछ चीजें गलत भी हुई, बिल्कुल, दोनों पहलू होते हैं।
कि हमारा जो है स्टोन पेल्टर के ये जो आपका पथराव बंद हुआ, आपका हड़ताल बंद हुआ, आपका हुर्रियत वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कश्मीर में काम नहीं करने देता था, जो साल भर हड़तालों के साथ चलाता था। एक काफी फर्क भी आई, मैं कहीं पर भी मैं दोनों रुख को देख रहा हूं, उस वाले पहलू को भी और इस वाले पहलू को। लेकिन एक चीज जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कितनी देर, कब तक, अभी चलो अभी हमारी सरकार दिल्ली के अंदर है, कल को नहीं हो सकती है। कोई हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर तो है नहीं कि भाई अब उम्र भर हमने ही खाली सरकार करनी है, नहीं हो सकती है। लेकिन जरूर जो भी यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, जो भी यहाँ की लीडरशिप चलाने वाला आदमी होगा, जो पावर में जो आदमी रहेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपने पांव पे कैसे खड़े हो जाए, हम लोग रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सके। ठीक है, लद्दाख में एक कस्टमर, एक टूरिस्ट आता है तो लद्दाख एंटर होने से पहले वो 1000 to 1500 रुपीस लद्दाख गवर्नमेंट की तरफ टैक्स दे रहा है। ठीक है, मुझे बताए उमर अब्दुल्ला, लेकिन 2 महीने 3 महीने हो गए तुम्हें, तुम कश्मीर के लिए क्या कर रहे हो? कश्मीर में तो पैसा कहां से ला रहे हो? हमें रोड्स बनाने हैं, हमने स्कूल्स बनाने हैं, हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, हमने एजुकेशन सेक्टर को लाना है, हमने बहुत सारे काम करने हैं। तुम्हारी गाड़ियों से तो काम नहीं चलेगा भाई, पैसा आएगा कहां से? हमने यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करना है, हमने यहाँ के लोगों इसमें कोई शक नहीं है। जनाब शाहीन साहब, माफी के साथ मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं जो आप आवाज उठा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप एलजी से मिल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से मिल सकते हैं, सेक्रेटरी से मिल सकते हैं जम्मू कश्मीर के मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन वहां के सीएम से नहीं मिल सकते। आप उनसे मुलाकात करते और सही तरीके से वहां के मसाइल उठाते। आमिर मेरी जान, सुनिए मेरी बात, अगर हमने ही करना है तो उमर अब्दुल्ला इस्तीफा दे दे, साइड पे चले जाए, हम देखेंगे, काम जानेंगे। मैंने तो कहा था इसको, तो 10 एमएलए इधर दे दे, मैं जानता हूं, मैं 1 महीने में स्टेटहुड लाता हूं, विद इन 1 मंथ तुम्हारा स्टेटहुड वापस लाता हूं, 10 एमएलए आपने यहां दे। देखिए, एंड दूसरी चीज ये है कि हम इस सरकार को सपोर्ट क्यों करें? मैं उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट क्यों करूं? मैं उस आदमी को सपोर्ट करूंगा जो एक गरीब का बेटा होगा, जो किसान का बेटा होगा, जो मजदूर का बेटा होगा, जो रईस का बेटा होगा। मैं उसको सपोर्ट क्यों करूं? मैं एक दौलतमंद बाप के बेटे को सपोर्ट क्यों करूं? जिसके 5 स्टार होटल गुलमर्ग में है, लंदन में है, मैं उसको सपोर्ट क्यों करूं? मुझे करना ही होगा तो मैं किसी गरीब को सपोर्ट करूंगा। तो अगर हम नहीं करना है तो ये अपना इस्तीफा दे दे, अनदर मार्च अप्रैल तक में हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते। तूने 100 दिन मांगे, मेरे को 10 दिन दे दीजिए, 10 एमएलए दे दीजिए, 10 दिन दे दीजिए, मैं जानता हूं, काम जानता हूं। चलिए, अगर जो इसका भी एक तोड़ है और जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा इस चीज के लिए। ठीक है, अरशद भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनाब ओवैस साहब एनसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका भी हम इस्तकबाल कर लेते हैं, उनसे सारे सवालात का जवाब लेंगे। अरशद भट्ट साहब, मैं आपसे बहुत देर से बातचीत नहीं कर सका, मैं आपसे समझूंगा कि साहब आपने वादा भी किया था, सब कुछ कहा भी था, सारी चीजें ओके, जम्मू कश्मीर भी बेहतर चल रहा है, हुकूमत भी बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और आपने भी कहा कि गाइडलाइन का पालन करेंगे। अब कब दीजिएगा स्टेटहुड? दे दीजिए, उनको भी बहाना नहीं मिलेगा काम ना करने का। देखिए, जो आप बता रहे, मैं जीएम शाहीन साहब को बड़ी संजीदगी से सुन रहा था, बहुत सही बात उसने की। स्टेटहुड तो आना नहीं आना है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, इसमें कोई बिल्कुल एक क्लैरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब अभी स्टेटहुड कहेगी तो कल इसकी होगी। लेकिन जो भी इनके पास अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, ऐसा नहीं है कुछ कह रहे हैं कि जो इनके डोमेन में नहीं है, चलो होम को छोड़ के, या जो डे टू डे मसाइल लोगों के हैं, जो इन तक हैं, जो इनकी एग्जीक्यूशन, जो इनके पावर्स, जहां तक इनकी बाउंड्री एंड होती है, जो इनके दायरे इख्तियार में है, वो तो नहीं कर पा रहे। कौन उमर साहब को रोक रहा है जो लोगों के मसले हैं उनके हल करने में? कौन इलेक्ट्रिसिटी या डे टू डे मसले, इसमें कौन अड़चन आ रहा है? कहाँ पे एज एन अपोजिशन हम अभी बात करें? आपने भी अभी शो में ही बोला कि आप आवाज नहीं उठा रहे, चुप करके भी हम बैठे। कहाँ उमर साहब को लग रहा है कि हम उनके मतलब रास्ते में कई बाधा बन, बिल्कुल बाधा बन रहे हैं सर। मैं मिसाल दे देता हूं आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं पूछूंगा आपकी तरफ से ये सवाल, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अभी जो बिजनेस रूल एमएचए आखिर क्यों नहीं जाहिर कर देता कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत चलेगा? क्या पौडेचेरी की तरह होगा, दिल्ली की तरह होगा, किसकी तरह होगा यूनियन टेरिटरी? तो अभी रूल तय नहीं हो पा रहे हैं एलजी वर्सेस सीएम, तो अभी कैसे वो काम कर पाएंगे?
देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे क्लियरिटी आएगी। ऐसा नहीं है, हम भी स्टेटहुड के हक में हैं, स्टेटहुड होनी चाहिए, जितनी जल्दी होगी उसमें है, लेकिन इसमें भी अपनी अपनी एक प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस से हमें गुजरना जरूरी है। लेकिन बात यह है कि स्टेटहुड जब इनके पास हर एक चीज हो, जैन साहब ने की कि इनकी स्टेटहुड असल में क्या है, इनको अपने आप को एम्पावर करना है। जिस तरह से इन्होंने एसएचओ से लेके डीजी पुलिस तक इनको एक अपनी ना जो पुलिस स्टेट में कन्वर्जन करके अपने हिसाब से चलाने, इनमें ये नहीं कि लोगों के तय क्या करें। इनका जो स्टेटहुड की जो इनको इससे पहले जो 6-7 साल खाली इलेक्शन के पीछे, जब इलेक्शन भी अब हो गए, अब स्टेट की जिम्मेदारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ली है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। लेकिन इनका स्टेटहुड क्या है कि अपने आप को एम्पावर करे, कैसे लोगों को दोबारा मुसीबतों में, अभी जो इनके पास है जो ये कर सकते हैं उसमें कुछ कर रहे हैं, कौन इनको रोक रहा है? जो बेसिक ये कर पाएंगे। चलिए, कौन इन्हें रोका है काम करने के लिए, अवाम के जो मसाइल हैं उस पे उसको हल करने के लिए, इसका जवाब लेंगे। लेकिन शेख अवैस साहब, मैं आपकी तरफ सीधा आता हूं। बिल्कुल, काफी देर से बात नहीं हुई आपसे। शेख अवैस साहब, इस्तकबाल है आपका, लेकिन आपसे पहला सवाल कि एक तरफ आप कहते हैं कि ट्रैफिक हमारी वजह से नहीं रुकना चाहिए, मैं सीएम हूं तो क्या हुआ, अवाम को किसी तरीके से नुकसान नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ फजूल खर्ची चल रही है लगातार। शेख अवैस साहब, ठीक है, दोबारा इनसे जोड़ लेंगे, टेक्निकल इश्यूज की वजह से शायद आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अरशद साहब आपसे समझूंगा, आप ये कहते हैं लगातार कि इनको कौन रोक रखा है कि आवाम की बेहतरी के लिए काम ना करें। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं, यानी बीजेपी ये कहती है कि इनसे हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, जरा बराबर भी अगर इनके अंदर लचक पैदा हुई इधर उधर तो उस पर हमारी नजर रहेगी। दूसरी चीज जो एनसी की तरफ से लगातार डिफेंड किया जाता है इस मसले को, उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि भाई इनको एमएचए ने अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं बताई कि हमें चलना कैसे है, हमें आपस में बिजनेस रूल बनाना पड़ रहा है, और 2.5 महीने हो गए हमें यह नहीं पता कि हमारे पास कितनी पावर है। तो आप सीधे तौर पे एटलीस्ट अगर इसे यूटी ही रहने देना चाहते हैं तत्काल, या वो अप्रोप्रिएट टाइम जिसका आप जिक्र करते हैं, तो फिलहाल आप यही बता दीजिए कि आपके पास कितने पावर हैं, वो पावर के तहत कम से कम वो मसाइल तो हल कर पाएंगे। इनको तो सब कुछ आता है, ऐसा नहीं इनको कोई रोक रहा है। देखिए, बिजनेस रूल इनका डोमेन है, बनाने हैं, इनका ऑलरेडी उमर साहब ने बोला है कि हम इस पे काम करें, वो इनको देखना है। लेकिन जिस तरह से जब इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है नेशनल कांफ्रेंस, हम ऐसे बिल्कुल इनके पास इल्जाम तराशी ऐसे नहीं कर रहे। एक उमर साहब सीएम भी रहे हैं, फुल फ्लेजेड स्टेट में रहे हैं, जब 370 भी था, स्टेट भी था, सब कुछ था, होम इनके पास था। इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी बुनियाद पे हम अभी कुछ चीजें इनसे बता रहे हैं कि जब इनके पास सब कुछ था तब क्या किया। लॉ एंड ऑर्डर की हालत देखिए उस टाइम क्या थी, जेलों में कितने नौजवान इन्होंने बंद कराए, हालत कहाँ, सड़कों पे नौजवान मर रहे थे, पैलेट से कितने मरे। जो इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने इस्तेमाल किया, और आप ये कह रहे हैं बिल्कुल, और ये भी इल्जाम, ये सवाल मैं पूछ चुका हूं, और इनका ये इल्जाम है कि हमारा बस दुरुपयोग किया गया। और इसी सिलसिले में शान साहब की तरफ आऊंगा, लेकिन अवैस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवैस साहब, सवाल वही बरकरार रहेगा, एक तरफ उमर साहब कहते हैं कि ट्रैफिक हमारी वजह से रुकनी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदी जा रही है, फजूल खर्ची चल रही है, आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। जी, पहले तो आपका शुक्रिया, और जो पैनल में है उनको भी मेरी तरफ से सलाम आदाब। देखिए, ये तो एक बड़ा उसको कहते हैं पिट्टी सियासत करना, लाइक यू नो, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी एमएलए टू हैव अ कार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हैव अ सीएम, टू हैव दैट प्रोटोकॉल। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका प्रोटोकॉल है। फिर कल के डेट पे हम बोलेंगे कि वो BMW 7 सीरीज जो कि जिसका जो कॉस्ट है 5 से 7-8 करोड़ का है, वो 2-3 पीछे हमारे प्राइम मिनिस्टर के कंट्री के जो है उनके पीछे चलती है, तो वो क्यों चल रहा है? देखिए, ये पिटी सियासत के बगैर इनके पास कुछ भेजने के लिए अब कुछ है नहीं कि हम इन पे बोले तो बोले क्या। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट जब आपके पास रहता है, या आपका एक प्रोटोकॉल रहता है एज एक एमएलए कि आपके पास वो गाड़ी रहेगी, एज सीएम ऑफ द स्टेट आपके पास वो प्रोटोकॉल आएगा। इसमें नया क्या है? महबूबा जी के टाइम पे वही सेम प्रोटोकॉल उनको भी दिया गया, एमएलए थे उनको दिया गया, तो इसमें नया क्या है? इस पे अब सियासत क्या करनी है इनको? ये बेसिकली बौखला गए है। एक तो इलेक्शन हार के, एक जम्मू कश्मीर के शेख अवैस साहब, मैं बीच में समझ नहीं पा रहा हूं
कि किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? 90 गाड़ियां जो खरीदी गई हैं उसे आप प्रोटोकॉल में शामिल कर रहे हैं, या फिर ये जो अभी 8 करोड़ या 3 करोड़ व्हाटएवर जो भी है इसका, क्या आप इसे प्रोटोकॉल में जोड़ रहे हैं? देखिए, ये एमएलए का एक अपना प्रोटोकॉल है, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के हैं उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। ये तो एज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो दे सपोज टू गेट ऑल दैट, लाइक यू नो कि उस पे सियासत करना, मतलब मुझे ये इनका ये समझ नहीं आ रहा है। हैरत है साहब, वैस साहब, मुझे इस बात पे हैरत है कि लोग आपके ठंड से ठिठुर रहे हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है उनको उनके घरों तक। हफ्तों में खवातीन जो हैं जम्मू कश्मीर की, जो आपकी इज्जत है, इज्जत नफ्स हैं, वो दूर दूर 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जा रही है पानी लाने के लिए। छोड़ दीजिए नल जल योजना की मिसाल मत दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुकूमत में आप हैं, इब्तिदाई जो बेसिक चीजें हैं वो तो आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको चलना है बड़ी बड़ी लग्जरियस कार से। नहीं, देखिए आप ये इट साउंड्स लाइक अ प्रोपेगेंडा, लाइक यू नो कि सर आप प्रोटोकॉल में जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। इट इज यू शुड देन आप देश के प्रधानमंत्री को भी कहिए, फिर वो सर आप प्रधानमंत्री से उमर अब्दुल्ला का मुकाबला कर रहे हैं आप। देश के होम मिनिस्टर को भी कहिए, फिर आप दिल्ली के स्टेट को लेके या बॉम्बे के स्टेट को लेके चीफ मिनिस्टर को कहिए कि भाई जनाब ओवैस साहब, आप ये कहना चाहते हैं जी पीएम मोदी जिस तरीके से लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं या इल्जामात लगते रहे हैं, सेम उमर साहब भी वैसे करेंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो करेंगे, मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल चाहे यहां का सीएम हो, चाहे इससे पहले महबूबा जी थी, चाहे कोई उससे पहले था, तो उनको ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। आप कुछ मुद्दे की बात लाइए, आप इनसे पूछिए कि बिजनेस रूल अभी तक इन्होंने लागू क्यों नहीं किए। आप जिस पानी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको भी पता है अभी यहाँ पे ड्यूअल कंट्रोल चल रहा है, यहाँ पे इन्होंने ठीक है शेख वैस साहब, इसी जगह माफी के साथ एक सवाल बस आपसे, मुझे बताइए, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, आपने जो पैक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसकी मुद्दत कार पूरी हो चुकी है, वापस क्यों नहीं लेते? जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली पैदा होती है, दूसरी रियासतों को दी जाती है, अपने लोगों को नहीं मिल पाती। जो पैक्ट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वापस लीजिए और लोगों को बिजली दीजिए, मसला खत्म। काश इतना जितना ये बोलने में आसान है, मतलब इतना प्रैक्टिकल में हो। आपके पास 2019 5 अगस्त आपके सामने है, जब हमारे लोगों को, हमारे असेंबली मेंबर को लेके, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स को लेके घर पे बंद रखा, जब इन्होंने 2019 5 अगस्त का एपिसोड किया यहाँ पे। देखिए, ये इनके आपको लगता है कि हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, ये आपकी गलतफहमी है। फिर अरे सर, अंदर से बात तो ये निकल के आ रही है कि अंदरूनी तौर पे कोई डील हो गई है हमेशा के लिए, अब ये चीजें बाहर चली गई हैं और वापस आने वाली नहीं, और अंदरूनी तौर पे डील करने वाली एनसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ये बात चल रही है बाहर। देखिए, मैं उनकी मजबूरियां समझ सकता हूं, क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स की दुकान खुली रखनी है। कुछ तो वो पब्लिक के सामने झूठ उनको लाना पड़ेगा, उनकी दुकानें खुली रहेगी। आप मुझे बताइए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि अभी तक बिजनेस रूल्स, अभी खुद आप कह रहे थे कि क्या ये दिल्ली जैसे मॉडल से चलना चाहिएगा, क्या ये जो हमारा गोवा का मॉडल है, चाहे पौंडीचेरी का मॉडल है। देखिए, ये बातें इन्होंने देश भर में इन्होंने प्रॉमिस किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर कंट्री के, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जी स्टेटहुड दे देंगे। शेख वैस साहब, आपने सुना होगा अभी जस्ट अरशद साहब जो कह रहे थे, शेख वैस साहब आपने सुना होगा, अरशद साहब कह रहे थे कि आपको काम करने से कौन रोक रहा है, करिए ना। वही तो देखिए, जब आपको बिजनेस रूल्स ही नहीं मिले तो आप आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना। ये तो बातें करेंगे। जिस टाइम पे इनकी सरकार थी, उस टाइम पे फुल स्टेट था, 370 था। ये जो सब ये कारण है, ये तो पीडीपी की वजह से है। पीडीपी हमने बीजेपी को एंटर कर दिया, दैट इज वेयर कि उन्होंने 370 को खत्म किया। ठीक है, यानी आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी, जवाब ठीक है, बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर के जम्मू कश्मीर की ये सूरत हाल की है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा अरशद साहब से, लेकिन मैं जिम शान साहब आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि हमारे लिए आपका वक्त बहुत कीमती है और आप तबीयत खराब होने के बावजूद हमारे साथ शामिल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके की प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ये तो कह रहे हैं कि भाई प्रोटोकॉल में शामिल है, और आप कह रहे हैं कि फजूल खर्ची चल रही है। आमिर, सुनिए मेरी बात जी।
मैंने पहले प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने उसमें ये कहा था कि आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू वाज वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर जिसको ये स्लोगन दिया गया था वहां पे कि बाबू आप हमें रोड दो, हम आपको वोट देंगे। बिल्कुल। मैंने ये भी कहा कि मैं आपको हजारों लीडर ऐसे दिखाता हूं आज की डेट में। ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि जो आपकी तनख्वाह तक चैरिटी को देते। बिल्कुल। मैंने ये भी आपको प्रोग्राम में कहा कि हम लोग बेबस हो जाते हैं जब कोई माँ बहन बुजुर्ग हमारे पास आता है और जब पता चलता है कि ये दाने दाने के लिए मोहताज। बिल्कुल कोई है, लेना देना हकीकत नहीं है। देखिए आमिर लेट मी स्पीक। बिल्कुल बोलिए। जैसे मैंने कहा कि दिस पर्सन इज मल्टी मिलियनर, ठीक है, इसके बाप ने क्रिकेट स्कैम का चोरियां की। मैंने जैसे कहा कि आपको कि भाई इसके पास गुलमर्ग में होटल है, लंदन में होटल है, मुझे इसकी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐशो आराम करे, जो इसको प्रोटोकॉल में है मिल रहा है करे, कुछ तो आवाम के लिए करो। हाँ, तुम 200 यूनिट भूल जाओ, कम से कम 10-20 यूनिट की तो कहीं बात करो। तुमने अभी तक, तुम्हारे पास 2 मेंबर पार्लियामेंट है, पहले तुम 3 रहा करते थे, अब इंजीनियर भी तुम्हारा खा गया, अब तो तुम खत्म हो गए। अब तुम्हारे पास 2 MP है। जाके रोहला को बोल दिल्ली में इस्तीफा दे दे। इस्तीफा देकर पार्लियामेंट के बाहर बैठे और बोले कि मेरे को जो है मेरे को स्टेट रूट क्यों नहीं देते। तुम्हारे पास जो बिजनेस रूल जो इनका वो 6 घंटे से चला रहा है प्रोग्राम में, इसको बोलो बिजनेस रूल की तुम्हें पड़ी हुए, तुम उतना तो करके दो जितना तुम्हें मनोज सिन्हा ने पावर दे दी है। कितने MLAs इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हुए, कितने MLAs इनका क्या काम, कौन सा चीज ये हाईलाइट करते हैं, क्या हमने दिल्ली में किया। 2 मीटिंग इसकी गृह मंत्री से हुई। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। बिल्कुल। अरे आमिर सुनिए मेरी बात। बिल्कुल बोलिए। बात बनती है बचपना वाली बातें करना। सुनिए मेरी बात। बोलिए। कोई किसी के अगेंस्ट, हम लोग बहुत खुश होंगे जब, जाहिर सी बात है, कोई सवाल भी नहीं करेगा जब ये अच्छा काम करेंगे, तो हमें क्या तकलीफ यार। हम तो चाहते हैं कि लोगों के काम हो जाए, बाय दिस वे या दैट वे। सर मैं माफी के साथ बीच में आपको टोक रहा हूं, मुझे बताइए, रोजगार नहीं। मुझे इतना बताइए, आप भी मिले थे LG से, हालांकि इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूं आपसे। आप LG से मिले थे, सयाहत पे, रोजगार पे बात हुई, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बात हुई, जेल में बंद बेगुनाह नौजवानों की रिहाई पे बात हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई थी ना, लेकिन क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। मेरी बात आमिर सुनिए मेरी बात जी। मैं जब LG से मिलूंगा, मैं कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास था दिल्ली के अंदर, मैं गृह मंत्री जी से मिला, मैं पंचायत राज मिनिस्टर से मिला, जाहिर सी बात है मैं वही काम कराऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपने इसमें डोमेन में है। मैं वो काम क्यों कराऊं जिसका क्रेडिट उमर अब्दुल्ला ले जाएगा? व्हाई शुड आई? अवाम के लिए मुझे क्या पड़ेगी? ये लोग देखें, अभी 2-4 महीने 3 महीने हो गए और 3 महीने देख लेंगे क्या रहेगा इनका सिस्टम। ये ऐसा तो नहीं कोई, ये लोग समझ जाए ये स्टेट नहीं है इस वक्त, इक्विवेलेंट तो दादर नगर हवेली है या पांडिचेरी है। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि 2-4 महीने तमाशा देखना चाहते हैं इनका। 10 मिनट, अरे ये थोड़ी स्टेट की ठेकेदार है, 10 मिनट नहीं लगेंगे कि असेंबली को डिसॉल्व करने में, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट में सब कुछ हो जाए। ठीक है अरशद भट्ट साहब, जिस तरीके के वैसे आप सवाल कर रहे थे, हालांकि आपने उसका जवाब दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा इस सवाल के जुमरे में आप इस चीज को बता सकते हैं हमें। इतने सारे मसले हल हो सकते हैं, पावर एटलीस्ट या फिर कम से कम अभी जितनी चीजें हैं आप ही के हाथ में है, ज्यादातर चीजें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन LG इंतजामिया हो, सब कुछ आपके हाथ में है, तो मसले हल क्यों नहीं कर देते आप? और अपोजिशन का काम ही यही होता है कि जो मसले के हल हों और उस चीज को यकीनी भी बनाया जाए सरकार के जरिए। देखिए असल में जो वैस साहब भी बता रहे हैं, इनका पहले से जब से इलेक्शन को लड़ा गया पहले से ही कंफ्यूजन रहा है। LG साहब ने, उमर साहब ने पहले ही कहा था कि मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं क्योंकि मुझे LG साहब का PR नहीं बनना, ये सबको पता है। अगर पहले क्लियरिटी नहीं थी कि मुझे ऑलरेडी एक UT में चीफ मिनिस्टर बनना है, मेरा क्या रह सकता है, मेरे पावर्स कहाँ से बिगिन हो सकते हैं, एंड कहाँ से हो सकते हैं, पहले ही लोगों के सामने क्लियरिटी रखनी चाहिए थी। इस पार्टी में अभी भी क्लियरिटी नहीं। इनका इलेक्टेड MP बाहर धरने देता है, चीफ मिनिस्टर का बेटा बाहर आके स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट करता है, एक कंफ्यूजन और कियास वाली स्टेट को एक जन्म दे रहे। आप मुझे बताएं इनके पास क्लियरिटी किस चीज में है? लोगों के बेसिक काम करने में एज ए UT के चीफ मिनिस्टर को कौन सी दुश्वारियां आ रही है? आप ही मुझे बताइए। ओवैस साहब बोले
कि कहाँ इनको दुश्वारी आ रही है इस चीज के लिए। इनको तो पहले ही पता था कि हमें इलेक्शन लड़ना है, यूटी में लड़ रहे हैं। चलिए चूंकि ठीक है, पूछ लेते हैं वक्त की किल्लत की वजह से। वैसा करना वरना कुछ भी नहीं है, लेकिन खाली बस शो पेश करना है, बस दिखाना है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा कुछ आवाम के लिए। करिए ना काम। देखिए इस पार्टी का पहले मंशूर आता है ऑटोनॉमी, ठीक है, मंशूर पे भी बात करेंगे शेख वैसा। आप रेजोल्यूशन उसके बाद भी शाहिद जी हमारे को पावर में आए हुए अभी 2 महीने हुए हैं और ये नहीं है कि हम घर बैठे हैं। आज भी एक एग्जांपल है, एक सुनवार की मैं आपको देता हूँ। आई डोंट नो आपकी न्यूज चैनल ने वो कवर किया कि नहीं किया। आप बोलिए, हम बहुत बारीकी पे नजर रखते हैं, आप बोलिए। बिल्डोजर के सामने आपने उनको पाया जहां पे वो कंट्रोलमेंट एरिया का वो ये केस था। ये नहीं है कि हम लोगों में नहीं है, हम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। सर आप क्या एक दूर दराज के इलाके की बात आपको याद है? वैसे मैं टोकना नहीं चाह रहा था, मैं आपको कह रहा हूं दूर दराज के इलाके की आपको बात याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है रिजर्वेशन का मुद्दा अभी चल रहा है। आप 6 महीने का टाइम दे रहे हैं उनको, हालांकि 6 मिनट में वो मसले हल हो सकते हैं, और हमारे साथ जो सीनियर लीडर है वो जानते हैं इस बात को। तो मसले हल करिए ना, उसको अटकाने की या उस पर सियासत करने की क्या जरूरत? शाहिद जी अलादीन का कोई चिराग नहीं है यहाँ पे कि 2 मिनट में वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो फ्रेम की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलजी साहब ने वो फ्रेम की है। वो सब जुडिशियस मैटर है, अभी हाई कोर्ट का पे भी हमें नजर है और हमने उस पे एक कैबिनेट कमेटी भी फॉर्म की है उसको देखने के लिए कि कहाँ पे गलत हुआ है, हम उसको रेक्टिफाई करें। देखिए आप ये चैनल के माध्यम से प्रोपेगेंडा ना करें कि नहीं, देखिए आप चैनल के प्रोपेगेंडा नहीं, ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। आप अपनी बात सिर्फ लास्ट अरशद साहब 1 मिनट, अवैस साहब को बोलने नहीं दीजिए। अवैस साहब बीजेपी स्पोक्सपर्सन आउट है, प्लीज छोड़ दीजिए आप उसे। अरशद साहब रिजर्वेशन पॉलिसी फ्रेम हो सकती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों देखें कि लोग बच्चे रोड पे आके धरना दे इस -8 के वेदर में? आप देखिए, आप इस चैनल के माध्यम से आप प्रोपेगेंडा। सर आप ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपकी दुखती रख पे कोई उंगली रख दे, शेख साहब ऐसा क्यों लगता है कि आपकी दुखती रख पे कोई उंगली रख दे तो वो प्रोपेगेट कर रहा है दूसरों के लिए, बीजेपी के लिए? How does it making sense कि आप अभी कह रहे हैं कि एग्रीमेंट्स सर मैंने जो चीज कहा क्या उसका प्रूफ नहीं दिया आपको? 6 मिनट में जी 6 मिनट का काम है रिजर्वेशन पॉलिसी। चलिए मुझे ये बताइए, ठीक है इतना बता दीजिए, सिर्फ आखिरी सवाल अवैस साहब, आपके पास भी कोई छुपा ढका तो है नहीं, सिर्फ इतना बता दीजिए, इतना शेख साहब, बिजनेस रूल्स फॉर्म नहीं किए, शेख साहब सिर्फ इतना बता दीजिए कि